हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 नीट राइस साइंस वाइज का चैप्टर 5 जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, इट इज़ अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री यूनिट और इसके अंदर आपको टोटल 6 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है रिसोर्सेज का, मेनली देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज का कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन यानी कि उनको किस बेसिस पे बांटा गया है। दूसरी बात हम करेंगे फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि वो होती क्या है। अब जैसे कि हमने चैप्टर का नाम पढ़ा कोल एंड पेट्रोलियम, तो नेक्स्टली हम पढ़ेंगे अबाउट कोल के बारे में कि कोल होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे ऑपरेट करता है। और देन पेट्रोलियम होता क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। नेक्स्टली नेचुरल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि इन रिसोर्सेज को हम बचा कैसे सकते हैं। सी इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको बेसिकली आपको बताया गया है अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला है आपका रिसोर्स वर्ड, सेकंड है आपका नेचुरल वर्ड। देखिए आपने आपका जो जियोग्राफी का चैप्टर 1 था रिसोर्स, उसके अंदर आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि रिसोर्स होती क्या है। रिसोर्स कोई ऐसी चीज़ होती है विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, जो कि एक इंसान की कोई चीज़ होती है, कोई एक जैसे कह लो कोई एक नीड होती है, कोई ज़रूरत होती है, उसको पूरा करे। ठीक है, जैसे कि आपकी क्या नीड है, अच्छा मान लो एजुकेशन की फील्ड के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, तो उसके अंदर आपकी रिसोर्स क्या है, एक आपकी ज़रूरत क्या है। ऑब्वियसली बुक है, तो आपको जो बुक कर रही है तो बुक इज़ अ रिसोर्स फॉर यू। ठीक है, रिसोर्स। अच्छा, अब ये रिसोर्सेज को वैसे रीजन वाइज 2 चीज़ों से कैटेगराइज किए गए, नेचुरल और ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आपको अभी बता दो सिर्फ नेचुरल रिसोर्स क्या होती है। वैसे रिसोर्स 3 टाइप की होती है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होती है, वो रिसोर्स जो हमें कुदरती तौर पर मिले, जो हमको नेचर से मिले। नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड ऑन अर्थ, धरती पर हमको नेचुरली मिलती है। ये दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मैन इन लेबोरेटरीज और इन अ फैक्ट्री। ये इंसान के द्वारा नहीं बनाई जा सकती, कहीं भी इंसान के द्वारा नहीं बनाई जा सकती, बल्कि ये कुदरती तौर के ऊपर ही हमको मिलती है। हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि आप खाना, अच्छा आप सुबह उठते हो, सांस लेते हो, दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। अब हवा जो है वो इंसान ने तो नहीं बनाई, वो नेचुरली बन रही है। अब खाना खाते हो, ठीक है, अगर आपने मान लो कोई सब्जी खाई, तो वो सब्जी के लिए जो वेजिटेबल्स है वो भी नेचुरली मिली, वो तो इंसान ने बनाई नहीं है, उगाई है बट बनाई नहीं है। ठीक है, प्लांट्स एंड अभी जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, इनको भी आगे हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। सबसे पहले क्या है हमारे पास, लिविंग नेचुरल रिसोर्स, और सेकेंडली क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स। लिविंग नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो जिंदा है। सिर्फ 2 टाइप के हैं हमारे पास लिविंग नेचुरल रिसोर्स, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स को जब हम खाना खाते हैं तो हम प्लांट्स को डायरेक्टली हम नेचुरल, वो भी एक रिसोर्स ही हमारे खाने की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। वहीं हमारी जो नॉन लिविंग नेचुरल हम सांस लेते हैं, वो सांस में तो हमको प्लांट्स ही दे रहे हैं, राइट। नेक्स्टली एनिमल्स कैसे, एनिमल्स हम जो कई लोग एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स खाते हैं, वो आपकी फूड की रिसोर्स पूरा कर रहा है। कपड़े की रिसोर्स को एनिमल पूरा करते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है खाद बनाने का, वो भी एनिमल्स का है। ये होती है लिविंग नेचुरल रिसोर्स। सेकेंडली एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स है, जो कि ज़िंदा नहीं है। ये लिविंग थोड़ी ना है। अब एयर है, एयर आप सांस लेते हो, वो आपकी लिविंग की रिसोर्स को पूरा कर रही है। वाटर, पानी पीते हो, सॉइल, मिट्टी के ऊपर आप खाना उगाते हो, मिनरल्स, आप मिनरल से कैसे, लोहा,
स्टील, कोल, पेट्रोलियम जो भी आगे पढ़ेंगे है ना वो। ठीक है, हम नेचुरल रिसोर्स को कितने तरीक़ों में यूज़ करते हैं आपको बुक के अंदर 6 तरीके दिए हुए हैं, आपको कॉमन सेंस है। सबसे पहले फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर किससे बनाते हैं हम? वुड से, पेड़ से। वो हमारी क्या है? एक लिविंग नेचुरल रिसोर्स। हम साथ साथ कैटेगराइज भी करते रहेंगे। हम हवा सांस लेते हैं, उसके लिए हमको हवा चाहिए। हम पीते पानी है, उसके लिए हमको पानी चाहिए, है ना। वो क्या है? एक नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, वो भी मैं रिसोर्स पूरा कर रही है। वी ग्रो क्रॉप्स इन सॉइल। क्रॉप्स और सॉइल ये दोनों ही क्या है? नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। वी यूज़ फ्यूल्स क्या होते हैं? हमारे ईंधन। अगर मैं आपको वैसे नॉर्मली बताऊं तो फ्यूल कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ, एक बार आप ऐसे समझ लो। फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल हम चलाते हैं ना, पेट्रोल डालो। ठीक है, पेट्रोल, डीजल। कोल जो होता है, कोला, जैसे कि हम ट्रेन के अंदर कोल डालते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल गैसेस भी होती है जिसको खाने के लिए, रनिंग के लिए, वही। अच्छा, नेचुरल गैस से हमारा क्या मतलब है? जो हमारी कुकिंग, रनिंग, व्हीकल रनिंग, इनका क्या मतलब है कि जो नेचुरली गैस हमारे पास प्रेजेंट है उनसे। नेक्स्ट, वी यूज़ रॉक फॉर सॉइल कंस्ट्रक्शन। हम पत्थर और मिट्टी का यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। ठीक है। और हम मेटल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, किसके लिए? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, व्हीकल बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए और ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्टली है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पहले रिवीजन कर लेते हैं हमने इसके अंदर क्या पढ़ा ओनली। ठीक है, हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमको कुदरती तौर पे मिलती है, इनको इंसान नहीं बना सकता। नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप की होते हैं, लिविंग नेचुरल रिसोर्स, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स। लिविंग रिसोर्स जो कि ज़िंदा है, प्लांट्स, एनिमल। नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स जो जिंदा नहीं है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इन किसी चीज़ के आगे इन लगा दो, डिस लगा दो, ये वर्ड को नेगेटिव में बदल देते हैं। एबल, ही इज़ एबल टू डू समथिंग, वो कोई चीज़ करने के लायक है। इसके अगर हमने अगर डिस लगा दिया तो ही इज़ डिसेबल टू डू दिस, वो उसको करने के काबिल नहीं है। ठीक है, आपको इस समझ आ गया? एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। पहले एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं हम। There are some resources which are available in nature in limited quantity and get exhausted due to their continuous utilization. नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज है, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि नेचर के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में है। लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है कि वहाँ से उठा लो चलो हम कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं है। ये थोड़े कम मात्रा के अंदर और एक स्थित मात्रा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं एंड गेट एग्जॉस्ट ड्यू टू कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन। और ये एग्जॉस्ट होना मतलब कि ख़त्म होना, ये ख़त्म भी होते रहते हैं अगर हम इनको बार बार यूज़ करते जाए। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जॉस्ट होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना, किसी चीज़ का थकना। ठीक है, एग्जाम्पल फॉरेस्ट। अभी फॉरेस्ट कैसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है? हमने क्या पढ़ा कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जितना हम इनको यूज़ करते जाएंगे उतने कम होते जाएंगे। अच्छा, फॉरेस्ट भी सेम है। फॉरेस्ट को हम काटते जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम, है ना। अब ऐसे नहीं कि हाँ चलो जी हमने 10 पौधे लगा दिए, यहाँ पे ये पेड़ उग गए, हमने फॉरेस्ट बन गया। नहीं, फॉरेस्ट ना एक बहुत ही डेंस, अपना खुद का एक वेरी ओन ओरिजिनल इकोसिस्टम भी होता है उसमें। अब उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। अच्छा, आप एक वर्ड नोट कर लो, मिलियंस ऑफ ईयर। हाँ, अभी जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे ना पूरे चैप्टर के, सभी के अंदर हमारे लाखों करोड़ों साल ही लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम, पेट्रोल, हम पेट्रोल भरते हैं। ठीक है,
अभी वो तो नहीं कि हम वो नेचर के अंदर नेचुरली हमको मतलब पूरे अनलिमिटेड है ना, कि चलो एक कॉली यहाँ से उठा लो पेट्रोल, नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो एक लिमिटेड मात्रा के अंदर है, ठीक है। एंड सो ऑन, ये जो रिसोर्सेज हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर बनते हैं, बनने में बहुत लंबा टाइम होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो, मिलियंस ऑफ ईयर। अभी हमारा 2024 साल चल रहा है, कहा जाए 2024 AD, मिलियंस ऑफ ईयर लेके चलो, हमारा एस्टिमेटेड बन जाएगा 1324 BC, ठीक है। यानी कि इतने पुराने टाइम, बहुत टाइम लगता है। बट अभी हाँ, ये बात है कि रीन्यू हो सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ये आसानी से रीन्यू नहीं हो सकते। रीन्यू मतलब किसी चीज़ का रिप्लेनिश होना, किसी का दोबारा से बनना। हाँ, एक फॉरेस्ट फिर से तो उग सकता है, पर उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हमको क्या पता कि उस टाइम तक हम रहें ना रहें, ठीक है। नेक्स्ट, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये कौन सी रिसोर्सेज होती हैं? विच आर कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल इन नेचर एंड रिप्लेस्ड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। अभी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंदर हमने क्या पढ़ा, ये लिमिटेड होती है। अब इसके आगे इन लगा दिया, यानी कि जो लिमिटेड नहीं है, जो अनलिमिटेड है, ठीक है। यानी कि ये नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, अनलिमिटेड स्टॉक होता है इनका, ये नेचर के अंदर ना। अच्छा देखो, एक लॉ है कि जो चीज़ स्टार्ट हुई है ना, वो चीज़ एक बार एंड होगी ही होगी, ऐसे नहीं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब कुछ हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। पानी है, ऐसे नहीं है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, एकदम ज़ीरो हो जाएगा पानी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पानी जो है वो हाँ खुद ना खुद अपना रीन्यूएबल होता रहता है। कैसे होता रहता है? पानी खुद ना खुद बनता रहता है। पानी है, ये रही सनलाइट, सनलाइट पड़ी, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से ऊपर जाके बादल बने, कंडेंसेशन हुआ, बादल बरसे, बादल बरसने के बाद नीचे फिर पानी इकट्ठा हो गया, फिर वो इवेपोरेट हो गया। ये हमने पढ़ा था वाटर साइकिल, यानी कि बारिश होती रहती है जिससे पानी जो है हमारा, यानी कि जो अभी है ना इस वक्त, वो ही हमारा बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि ख़त्म नहीं होंगे, बट इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो सकती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि पानी की कमी है, क्योंकि उस एरिया के अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत कम है। हवा की, अभी हवा की कमी कैसी हो सकती है? हवा की कमी का मतलब एटमॉस्फेयर की कमी होना, सनलाइट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेट इट राइट, गेट इट राइट, इट्स अ फैक्ट। और आपकी इस बुक के अंदर ये जो स्पेशल फीचर्स हैं एक आधे दिए हुए, जैसे कि गेट इट राइट हो गया। जैसे कि कई बार हमको थोड़ा बहुत डाउट वगैरह रह जाता है कि यार ये कैसे होगा। कॉमन एरर्स, मिसकंसेप्शंस जो होती हैं हमारी प्रैक्टिस टाइम, ये हमको बीच बीच में हमको ये रिवीजन कराता रहता है। फाइंड आउट मतलब कि एक्टिविटीज़ होती है। इट्स अ फैक्ट जो हमने पढ़ा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं टॉपिक के रिलेटेड। थिंक एंड डिस्कस के स्टडी, से इट करेक्ट, आपको ये प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा। न्यू वर्ड, समरी, थिंक एंड आंसर, स्किल, लाइफ वैल्यू, प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ग्रीन आइडिया, डिस्कस, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लिया करो साथ साथ में। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टिबल, हाँ मैंने अभी ये बात बता रहा है, ऐसे नहीं। मैंने आपको बोला जो चीज़ शुरू होती है वो एक बार ख़त्म होती है, जो पैदा होगा वो एक बार मरेगा, ठीक है। बट ये हाँ एग्जॉस्टिबल हो सकती है अगर वी फ्यूज दम फास्टर, दे आर रीन्यूड। हम उनको जितना जल्दी यूज़ करेंगे उतना वो रीन्यू होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। जैसे कि पानी, जो ज़मीन का पानी है वो कम होता रहता है, अगर हमने उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इट्स अ फैक्ट। हाँ, ये चल पड़ता है फॉसिल फ्यूल्स। अब बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक पढ़ो, अगर आपका ये टॉपिक एक बार क्लियर कर लो आप। इस टॉपिक में से आपके मोस्टली बुक वर्क आएगा, ठीक है। देखो, डायनासोर थे पहले के ज़माने में, है ना, डायनासोर। चलो ये टॉपिक आपको बाद में था, तो पहले फ्यूल्स देखो। जैसे मैं आपको बता रहा था, अंडरलाइन कर लीजिए। द सबस्टेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड एनर्जी ऑन बर्निंग कैन बी यूज्ड कमर्शियली आर नोन एज फ्यूल्स।
कोई ऐसी चीज़ जो कि हीट और एनर्जी, जो गर्मी पैदा करे और एनर्जी पैदा हो, मेन एनर्जी वर्ड है, जिससे एनर्जी होए ऑन बर्निंग, उसको जलाने पे जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विच इज़ कैन यूज़ कमर्शियली, जिसको हम कमर्शियली प्रोफेशनली हम जिसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो फ्यूल होती है। समझ आ गया? पहले ये बात क्लियर कर लो। फ्यूल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको जलाने पे एनर्जी और हीट निकले और जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। फ्यूल जो होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब इसको जलाएंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम वगैरह। अब मेरी बात सुनो। डायनासोर थे पहले के ज़माने में, डायनासोर मरे, ठीक है। मरने के बाद हम अक्सर क्या सुनते हैं कि हमको उस एरिया पे से दैट गुजरात में हमको क्या मिला, एक फॉसिल मिला डायनासोर का, ठीक है। हमको एक डायनासोर का फॉसिल मिला। फॉसिल होता क्या है ये, मतलब कि डायनासोर का फॉसिल मिला यानी कि डायनासोर की बहुत पुराना एक ऑर्गेनिज्म था जिसकी हमको हड्डियाँ मिली, जिसके हमको अवशेष मिले, ठीक है। वो होते हैं हमारे पास फॉसिल, ठीक है। जो चीज़ बहुत ही पुराने टाइम से ज़मीन के अंदर दबी हो वो एक फॉसिल होता है, जो हमको प्री हिस्टोरिक एविडेंस ये अवशेष दे। जो फॉसिल समझ आ गया? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, जो चीज़ हमको यूज़ कर सकते हैं, जिसको गर्म करने, जिसको जलाने पे हमको एनर्जी बनती है, हीट बनती है, उससे हमने फॉसिल लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है? फॉसिल का मैंने अभी आपको क्या बताया, जो चीज़ बहुत टाइम से नीचे दबी हो, प्री हिस्टोरिक टाइम की हो, ठीक है, और दबी हो ज़मीन के अंदर, यानी कि ये वो फ्यूल्स हैं जो कि बहुत टाइम से नीचे दबे हुए हैं। देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर डेथ ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्री हिस्टोरिक यानी कि बहुत टाइम पहले के जो जानवर, पेड़ पौधे होते हैं, उनके मरने से जो हमको फ्यूल मिल जाएगा वो फॉसिल फ्यूल होगा। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट। दे वर बरीड अंडर अर्थ सरफेस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बहुत टाइम पहले ये धरती के अंदर दफन हो गए थे। वैसे नहीं कोई आया था उसको दफना के गया था, नहीं, नेचुरल प्रोसेस है ये। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर के द्वारा क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। हीट और प्रेशर कैसे, बहुत टाइम है, अगर मान लो कोई ज़मीन है उसका इतना लेवल है, 100 साल बाद उसका इतना लेवल हो जाएगा, 1000 साल बाद उसका इतना हो जाएगा, लाख साल बाद उसका इतना हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ है ना वो इम्प्रूव होती रहती है, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कवरिंग आती रहती है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट आर फ्यूल्स, फ्यूल्स क्या होता है? द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी व्हेन दे आर बर्न एंड कैन बी यूज्ड कमर्शियली। वो चीज़ जो कि हमारी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करती है जलाने पे। वही मैं पूछ रही हूँ व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, आपको एक और चीज़ समझा दूँ, वट का आंसर आपका वट में ही आएगा। आपको जितना पूछे उतना ही बताना, ठीक है। बोर्ड की क्लास है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो गड़बड़ होगी, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हैज फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड दे वर बरीड अंडर द अर्थ सर्फेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। बहुत समय पहले जानवर, पेड़ पौधे थे, वो मर गए थे, ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, जिससे वो उनको धीरे धीरे फ्यूल्स बनते रहे, फॉसिल फ्यूल बनते रहे। अब ये कैसे बने? ये जो है उनके ऊपर बहुत हीट और प्रेशर आएगा। अब ऐसे तो नहीं कि अगर आज गर्मी है पूरे 100 मिलियंस ऑफ ईयर तक लगातार गर्मी चलती रहेगी, कुछ तो चेंज आएगा। स्टोन एज, आइस एज, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, है ना। तो ऐसे ही हीट, मतलब मान लो मैंने इसके नीचे एक कोई चीज़ दबाई है ज़मीन के नीचे, अब उसके ऊपर हमको नहीं पता उसके ऊपर क्या क्या हो रहा होगा, जानवर चल रहे होंगे, कुछ और हो रहा होगा, बर्फ़ पड़ रही होगी, ठीक है, जिससे बहुत हीट और प्रेशर आएगा उस पर, जिससे वो फ्यूल बन जाएगी। फॉसिल फ्यूल आर कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एज दे गेट एग्जॉस्टेड वंस बर्न फॉर यूज़। ये सिर्फ वन वे रोड है, ठीक है। आपने उसको एक बार जला दिया तो वो वापस यूज़ नहीं कर सकते आप उसको, जितनी एनर्जी निकल गई उसका यूज़ करो आप, ठीक है। इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कि एग्जॉस्टेबल होते हैं, ये उनका लिमिटेड स्टॉक ही होता है। अब जैसे मैंने बोला हाँ कि इसको हम ऑब्वियसली कर सकते हैं रेडियो, बट उसको बहुत टाइम लगेगा।
ऑल्दो दीज रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी रीन्यूड, हाँ ये रिसोर्सेज हमारी रीन्यू तो हो सकती है, बट देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, बहुत ही धीरे बनेगी, मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर पहले टाइम लगेगा इसको, बिलियंस ऑफ ईयर बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स को फिर से बनने में। क्लियर? अभी तक ऑल दो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर ये हमारा एक्चुअली सिर्फ इंट्रोडक्शनरी पार्ट चल रहा था। हमने क्या पढ़ा? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, फ्यूल के बारे में पढ़ा, फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा और व्हाट इज़ फॉसिल के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये ना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में लिख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट कोल, चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। कोल, जब भी आपको एक नॉन लिविंग चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया हो ना कि नॉन लिविंग चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करना है, आपको मैं वैसे जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, 3 चीज़ें बता लो। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ अपीयरेंस और तीसरी चीज़ यूज़। BAU रूल याद रखो। क्या है कोला? क्या है हमको क्या पता है? नॉर्मल कोल को कोला ही कहते हैं हम हिंदी में। ठीक है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? ये एक टाइप का मिनरल है, ये एक टाइप का रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अपीयरेंस, अब खुद देखो कोला देखने में कैसा लगता है? ब्लैक होता है। कोल लुक्स लाइक अ ब्लैक शाइनी रॉक, चमचमाती हुई काली रंग का पत्थर हमको लगता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल, ये ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि जो इंसानों ने सबसे पहला फॉसिल फ्यूल यूज़ किया था उनमें से है ये। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये क्या होती हैं? अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि पुराने टाइम के बारे में स्टडी करते हैं, पुराने टाइम के जो धरती के रिलेटेड, कि पुराने टाइम के अंदर धरती से रिलेटेड क्या हुआ था, डायनासोर मरे, उसके अंदर से फॉसिल निकाला, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसका स्टडी का काम है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या बताती हैं कि अर्ली मैन यूज्ड कोल। अर्ली मैन क्या है? अर्ली मैन एक टर्म है जो कि उस इंसान को दी गई है, मतलब वैसे नहीं, एक इंसान को, हम इंसानों को दी गई थी जो कि जिन्होंने अभी अभी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट ही किया था, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट भी नहीं किया था। ठीक है, बहुत जो पुराना जो आदम था, ठीक है, उसने इन लेट 17th सेंचुरी, अर्ली और लेट का मतलब समझ लो आप। अर्ली, अगर आपको कोई अर्ली एक्स सेंचुरी बोली यानी कि एक्स सेंचुरी की स्टार्टिंग में, लेट एक्स सेंचुरी यानी कि एक्स सेंचुरी के आखिर में, लेट 17th सेंचुरी यानी कि जब 17th सेंचुरी का एंड होने वाला था, स्टीम इंजन्स वन ऑपरेटेड बाय यूजिंग कोल एज फ्यूल। स्टीम इंजन क्या थे? ट्रेन चलाने के लिए कहते हैं ना, पीछे इंजन लगा होता है, बस वो स्टीम इंजन है। जिस इंजन के अंदर कोल पड़ता है वो स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन के अंदर भी कोला पड़ता था। ठीक है, कोल इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, कोल को हम और भी कई पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब हम पढ़ेंगे कोला बनता कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको बस एक सिंपल सी बात समझनी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना कोल कैसे बनता है, बस वो ही बताया गया है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, ध्यान देखो। इसके अंदर हम क्या न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे? कार्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनाइजेशन, माइनिंग, माइन शाफ्ट, डीप माइनिंग, सरफेस माइनिंग, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये वर्ड्स अब एक बार देख लो, और जब हम पूरा चैप्टर ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तब हम एक बार रिवाइज करने के इनका मतलब क्या होता है। इस पूरे के अंदर आपको क्या बताया गया है मैं बताता हूँ। हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो कोल बनता है, हमने ऑब्वियसली पढ़ा था कि कोल बहुत पहले बनता था, बहुत टाइम लगता है, इसलिए मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, बहुत टाइम पहले कोल बनना स्टार्ट होता है। कैसे होता है? अभी याद रखना, जिस टाइम से हम कोल की शुरुआत कर रहे हैं वो टाइम का आप सिनेरियो देखो।
वहाँ पर क्या है, पूरा जो धरती है वो पेड़ पौधों से ही कवर्स है। उसके ऊपर कुछ कुछ पानी के पडल्स हैं, बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, थोड़े थोड़े एरियाज पे पानी है, और स्वॉम्प्स है। स्वॉम्प्स मतलब कि जो थोड़ी थोड़ी ढालने से होते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है, ठीक है। अब बस इतना समझ लीजिए, बारिश के समय जो सड़क के ऊपर गड्ढे होते हैं वो भर नहीं जाते है ना पानी से, बस उसको आप एक तालाब जितना बड़ा कर दो उस गड्ढे को, उसके आसपास थोड़ा सा पेड़ पौधे जंगल बना दो, वो आपकी स्वाम्प है, ठीक है। स्वाम्प होती थी उस टाइम पे। अब ऑब्वियसली वो जो टाइम था तब अर्थक्विक ना थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आती थी, इसलिए अर्थक्विक, वॉल्केनिक इरप्शन, देखो अर्थक्विक, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, बाढ़ आनी, ये सभी जो चीज़ें हैं उस वक्त पे होती रहती थी, ठीक है। इनसे क्या होता था, या फिर वैसे भी और किसी रीज़न से जो प्लांट्स थे वो मर जाते थे, गिर जाते थे, ठीक है, और वो स्वाम्प्स के एकदम नीचे चले जाते थे, ठीक है। अगर इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा है, मान लो इतनी डीप स्वाम्प है, इसके पास ये पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ टूटा, एकदम बॉटम में चला जाएगा, आप देखो बॉटम में जा रहा है ये, ठीक है, ऐसे हुआ। नेक्स्टली एकदम नीचे चले जाएगा, डीप में चले जाएगा, फिर क्या होगा, इसके ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी सॉइल डस्ट वगैरह आती रहेगी। अब ऐसे तो नहीं कि वो कुछ होगा नहीं, इसको निकाल के लेके जाएगा, अरे मेरा पेड़ क्यों नीचे गिर गया, नहीं, वो नीचे दबा ही रहेगा, और उसके ऊपर हीट, प्रेशर, सब कुछ इंटेंस, बहुत गंदा वाला प्रेशर बनता रहेगा। बट एक और बात होगी, उसका हवा से कांटेक्ट कट जाएगा, हवा से कांटेक्ट कट गया, इसीलिए फिर धीरे धीरे वो कोल के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है। समझ आ गया? अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कोल फॉर्मेशन बिगिंस बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कोल बनता है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस वक्त के दौरान, अर्थ वाज कवर्ड इन शैलो एरिया, शैलो सीज, थोड़े से क्या कहते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं, ऐसे थोड़े से सीज से कवर रहती थी। स्वाम्प्स, जैसे मैंने आपको बताया था, स्वाम्प लो लाइंग एरिया से कवर होती थी। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से कवर होती थी। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरीड इनसाइड अर्थ सरफेस ड्यू टू अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड फ्लड्स। बाढ़, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी फट गया, ओ माय गॉड, इन चीज़ों से क्या होता था, प्लांट एनिमल्स जो होते थे वो धरती के अंदर दब जाते थे। एज द प्लांट एनिमल डाइड, प्लांट एनिमल मर गया, दे सैंक टू द बॉटम ऑफ द स्वाम्प्स बरीड अंडर द सॉइल एंड डस्ट। स्वाम्प्स के अंदर फिर वो क्या करते थे, उसके अंदर वो नीचे दब जाते थे, बह जाते थे, और उनके ऊपर सॉइल और डस्ट जमती रहती थी। अंडर इंटेंस प्रेशर एंड हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर और गर्मी के द्वारा क्या होता था, फिर उनके ऊपर एब्सेंस ऑफ एयर, उनका हवा से कॉन्टैक्ट कट जाता था। देवर कन्वर्टेड इन कोल, ये कोल से कन्वर्ट हो जाता है। अब अपने कान खोल लो। कार्बनाइजेशन क्या होती है, द स्लो प्रोसेस, वो धीमा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, मरी हुई वेजिटेशन का, वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स, हम मोस्टली एनिमल्स भी जो ले लेते हैं, उनका कोल के अंदर बनना कार्बनाइजेशन होती है, ठीक है। वो स्लो प्रोसेस, ऑब्वियसली स्लो प्रोसेस ही जिसके अंदर डेड वेजिटेशन का कोल के अंदर बन जाती है, उसको कार्बनाइजेशन कहते होंगे। अब कुछ ओपन माइंडेड बच्चे कह रहे होंगे कि भाई ये कोल है और ये कार्बन है, तो कोल का कोलिजेशन नहीं होना था, कार्बनाइजेशन कैसे बन गया। देखो, जो कोल है वो कार्बन का ही बना है, जितनी भी ऐसी फॉसिल की चीज़ें होती हैं वो कार्बन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया। नेक्स्ट, ज़्यादातर जो कोल होता है वो धरती के बहुत ही नीचे लगा होता है। इसका भी आपको वैसे बता दूँ, 4-5 बातें मुश्किल से बताई होंगी इस पूरे पैराग्राफ में, मैं आपको बताता हूँ। कोल है वो धरती के, पहली बात देख लो, बहुत ही नीचे दबा होता है, और वो प्रोसेस जिसके अंदर इस कोल को निकाला जाता है उसे हम कहते हैं माइनिंग। माइनिंग को हम नॉर्मली हिंदी पंजाबी के अंदर खुदाई कहते हैं, कुछ जिसको खोदना, बट थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे कि जिसके अंदर कोल पेट्रोलियम निकले हमारा, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर बड़ी बड़ी टनल्स खोली जाती हैं, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं,
होल्स बनाए जाते हैं कोल तक नीचे पहुंचने के लिए, उनको हम कहते हैं माइन शाफ्ट, उन गड्ढों को, ठीक है। मशीन्स को बड़ी बड़ी को भेजा जाता है। ये जो माइंस है ऑलमोस्ट 6000 फीट नीचे की होती हैं। इतने जब आप डीप जाते हो कोल माइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं डीप माइनिंग, गहरी खुदाई, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जो माइंस होती हैं वो धरती, ये जो माइन होती हैं वो धरती के ऊपर ऊपर ही होती है। माइन क्या होता है, जिस एरिया के अंदर पूरा कोल है उसके अंदर माइन खोदी जाती है, ठीक है। कभी कभार कोला ऊपर ऊपर ही होता है तो हम उसके ऊपर ही माइन लगा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सरफेस माइनिंग, ठीक है। और सरफेस से माइन, हमने सरफेस से कोल निकाल लिया, डीप माइनिंग से कोल निकाली, फिर उसको बाद में रिफाइंड किया जाता है। हमने यहाँ पे 4 टर्म्स पढ़ी, एक आप एडिशनल 5वां पॉइंट निकालो। हमने क्या पढ़ा, माइनिंग, डीप माइनिंग, सरफेस माइनिंग, माइन शाफ्ट और 1000 फीट। ये बातें याद रख लो आप, ठीक है। कोयले को निकालने का प्रोसेस माइनिंग होता है, गहरी खुदाई करोगे तो वो डीप माइनिंग होगी, ऊपर ऊपर की खुदाई करोगे तो वो सरफेस माइनिंग होगी, जो टनल्स खोदोगे आप माइनिंग के लिए वो माइन शाफ्ट होती हैं, और हम एटलीस्ट 10,000 फीट की ही हमारी माइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट कोल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि चिप्स की वैराइटीज़ आती है ना, वैसे कोल की भी वैराइटीज़ आती हैं। कितनी वैरायटी होती है, 3 वैरायटी होती है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस प्रोनाउंसिएशन देख लो। एंथ्रासाइट की क्या होगी, एंथ्रासाइट, इसकी क्या होगी, और इसकी क्या होगी, समझ आ गया, ठीक है। अब एंथ्रैक्स, बिटुमिनस और लिग्नाइट, इनके बारे में दो बातें बताई गई हैं। एंथ्रैक्स बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है, सबसे बेस्ट होता है ये, ठीक है। कोल लेना है, एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स नहीं, हाँ एंथ्रासाइट उठा दो, ठीक है। इसके अंदर हाईएस्ट कार्बन होता है 90% का। बिटुमिनस क्या होता है, इसके अंदर 60 से 80% कोला होता है। लिग्नाइट के अंदर 60 से 70% कोला होता है। जो बिटुमिनस होता है इसको हम कोक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कोक, आप क्या सोचते हो, ओ माय गॉड, जो हमारी कोका कोला होती है उसके अंदर कोला डाल के दे रहे हैं योग, नहीं। यहाँ पे कोक का मतलब हमारी पीने वाली सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला नहीं है। कोक का मतलब एक और चीज़ होता है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम इसके नेक्स्ट पॉइंट ही आपका कोक का है, मैं आपको वो बताता हूँ। वैसे बताऊँ, ये एक टाइप का कोल ही होता है, बट ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की, ठीक है। लिग्नाइट जो होता है 60-70% होता है, इसको हम पावर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, शक्ति नहीं, एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, फाइंड आउट क्या है, फाइंड आउट एटलीस्ट 3 प्लेसेस वेयर कोल माइंस आर लोकेटेड इन इंडिया। भारत के अंदर आपको 3 कोल माइंस के बारे में पूछा गया है। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले गेवर ओसी माइंस, देन कुसमांदा ओसी माइन और फिर दिपका ओसी माइंस। ये तीनों छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अच्छा, डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन का अगर मैं आपको वैसे मतलब बताऊं तो किसी भी लिक्विड की प्योरिफिकेशन करना इवेपोरेशन से या फिर किसी और प्रोसेस के द्वारा किसी एक लिक्विड का, तरल पदार्थ का प्योरिफिकेशन करना, उसको शुद्ध बनाना, उसकी प्योर फॉर्म बनाना, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में हम पढ़ेंगे। इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, कोल इज़ हीटेड, कोल को गर्म किया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। जो कोले को होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर, उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर
हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्मक किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। इट हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये हवा के बिना होता है, एयर के बिना होता है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल, इससे 3 चीज़ें बनती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोक, कोल गैस और कोल तार, ठीक है। पढ़ते हैं। कोक, ये कोका कोला वाली कोक नहीं है जी, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन bituminous coal is heated on very high temperature in absence of air। कोक बनता है जब बाइटोमिनस कोल जो हमने पढ़ा था उसको हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं बिना हवा के। इट इज़ वेरी हार्ड एंड ड्राई एंड कंटेन हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, ये बहुत ही सख्त और सूखा होता है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होता है 90+, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए इसका ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, कोल गैस। कोल गैस क्या होती है? ओके, द बाई प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब आप कोई चीज़ बना रहे हो, अच्छा मान लो आपने एक्स प्रोसेस कर रहे हो, आप कोई चीज़ कर रहे हो जिसके अंदर आपको ए चाहिए, ठीक है, आपने वो किया, अब ए बनाते बनाते आपके साथ बी भी बन गया, तो जो बी है वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, साथ के अंदर बन गया। कोल गैस क्या है? साथ के अंदर बन जाती है, किसके साथ बन जाती है? विच इज़ फॉर्म्ड गैस इज़ द which is formed in the form of gas during manufacturing of process of coke। वो बाय प्रोडक्ट जिसको कि कोक बनाते वक्त जो गैस निकलती है उसे हम कोल गैस कहते हैं। कोल गैस क्या होता है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन गैसेस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट चीज़ है कोल तार। कोल तार क्या होता है? द बाय प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ थिक ब्लैक लिक्विड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक इज कॉल्ड कोल तार। ये भी सेम ही है, बस कोल गैस एक गैस होती थी और कोल तार क्या है? ये एक थिक यानी कि मोटा काला, ये एक मोटा काला लिक्विड होता है, ठीक है, मोटा यानी कि थोड़ा गाढ़ा सा एक काला लिक्विड होता है जो कि कोक बनाते वक्त बनता है, उसे कोल का तार कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ये इसके अंदर अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। इसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स के अंदर यूज़ करते हैं, शैम्पूज़ के अंदर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज़ करते हैं, और ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं? जब चोट लगती है तो उसके ऊपर हम लोशन लगाते हैं, मलहम को हम ऑइलमेंट्स कहते हैं, मेरा मलहम लगा दो। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कोल के यूज़ेस क्या होते हैं, उसको कितने तरीक़ों से किया जाता है यूज़, चलिए पढ़िए। कोल आर यूज्ड एज फॉलोइंग, इन तरीक़ों से कोल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पावर इंडस्ट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है बिजली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम कोल इज़ नोन एज थर्मल पावर, वो बिजली जो कि कोल से बनाया जाए उसको थर्मल पावर कहते हैं। थर्मल को हम गर्म भी कहते हैं, जैसे कि थर्मल जो वर्ड है उसका हिंदी में मतलब होता है गर्म। कोल इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ सच एज स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन, स्टील और सीमेंट को बनाने के लिए भी कोल का यूज़ होता है। कोल जो होता है इसको हम स्टीम लोकोमोटिव्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। लोकोमोटिव्स क्या होता है? एक ट्रेन जैसी ही चीज़ होती है, ठीक है। हावेवर ज़्यादातर जो होती है उसको आज तक इंजन जो होते हैं उन्होंने रिप्लेस कर लिया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ना कि कोल से। कोल जो होता है वो बिना धुएँ के क्या होता है? वो बिना धुएं के जलता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम एक परफेक्ट फ्यूल कहते हैं। जो कोल होता है वो आसानी से जल भी जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए कॉमन फ्यूल है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज हमने पूरा कोल का टॉपिक पढ़ लिया। एक क्विक रिविज़न अगर मैं आपको बताऊं तो इसको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आप वो एक बार रिवाइज़ कर लेना। which is natural resource, which is a resource, natural resource, living natural resource, non-living natural resource, exhaustible resources, inexhaustible resources, fuels, fossil fuels,
कोल हो गया, कोल कार्बनाइजेशन, माइनिंग, माइन शाफ्ट्स, डीप माइनिंग, सरफेस माइनिंग, एंथ्रासाइट, बाइटुमिनस, लिग्नाइट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोक, कोल गैस एंड कोल तार हो गया, थर्मल पावर। इनको आप याद कर लेना। दैट वाज फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द टॉपिक ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम होता क्या है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम को शुद्ध कैसे किया जाता है और पेट्रोलियम के यूजेस क्या क्या होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।